I have never used my office to enrich or to reward my friends or my relatives. नमस्कार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। लगभग 23 साल राजनीति में बिताने के बाद अब वो राजनीति को अलविदा कह चुके हैं। उनके करीबी लोग इस बात को लेकर खासे आश्वस्त हैं कि अब मनमोहन सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं रहने वाले। हालांकि राज्यसभा सांसद के तौर पर अभी उनके पास पूरे 4 वर्ष का कार्यकाल भी है। इस दौरान ना चाहते हुए भी उन्हें संसद में होने वाली राजनीतिक सरगर्मियों से 2-4 तो होना ही पड़ेगा। सात रेस कोर्स यानी प्रधानमंत्री निवास में आजकल सन्नाटा पसरा पड़ा है। इक्का दुक्का लोग ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आते हैं या कुछ अधिकारी और नेता यहाँ दिख जाते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की पत्नी गुरुशरण कौर नए सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू रोड में जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। सामान लगभग पैक कर लिया गया है। बताते हैं कि प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को ही नए आवास में जाने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव नतीजा आने से पहले ही प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दे। 7 रेस कोर्स रोड पर डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे। इस दौरान 7 आरसीआर ने सत्ता का जलवा भी देखा और अब सन्नाटा भी देख रहा है। मिलनसार स्वभाव के गंभीर व्यक्ति माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी कुशल राजनेता नहीं माने गए, लेकिन एक अच्छे नौकरशाह और अर्थशास्त्री जरूर माने जाते हैं। एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी प्रसिद्धि का ही परिणाम है कि 2007 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप की शुरुआत की। पिछले साल सिख डायरेक्टरी नाम की संस्था ने मनमोहन सिंह को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली समकालीन सिखों की सूची में शीर्ष पर रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम पत्रकार वार्ता में कहा था कि आज उनकी चाहे जितनी आलोचना की जाए, उन्हें विश्वास है कि इतिहास उनका बेहतर मूल्यांकन करेगा। भारतीय इतिहास उन्हें लगातार 2 कार्यकाल के प्रधानमंत्री के तौर पर ही याद रखेगा। वैसे भी इतिहास को लेकर मनमोहन हमेशा सचेत रहे हैं। जनवरी 2014 में अपनी एक अहम प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उदारता के साथ उनका मूल्यांकन करेगा। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता हासिल की। यही नहीं, वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री के निजी जीवन में झांके तो हम पाते हैं कि उन्होंने बंटवारे के वक्त रिफ्यूजी रहने का वक्त भी देखा है। आइए देखते हैं कि एक रिफ्यूजी से देश के पीएम पद तक वो कैसे पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पश्चिमी पंजाब के गाहर यानी तत्कालीन अविभाजित भारत में हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में आता है। उनके स्कूल में दाखिले के वक्त का एक किस्सा है। उनकी दादी ने दाखिले के वक्त दिमाग में जो तारीख आई वही तारीख स्कूल प्रबंधन को बता दी और तब से स्कूल के रिकॉर्ड में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन 26 सितंबर 1932 दर्ज हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी में और ग्रेट ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।
1970 के दशक में उन्होंने भारत की सरकार के आर्थिक सलाहकार के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाली। नतीजा ये हुआ कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री के नियमित सलाहकार बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्र में पारंगत ने उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर भी बनाया। साल 1976 से 1980 के दौरान उन्होंने डायरेक्टर का पद संभाला, तो फिर 1982 से 85 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। साल 1991 में उन्हें वित्त मंत्री बनने का मौका मिला। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था बदहाली की कगार पर थी। इस आर्थिक बदहाली के वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन करके टैक्स दरों में कमी लाके सरकारी संस्थानों के निजीकरण और विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार लाए। इन सुधारों से देश में इकोनॉमी बूम का दौर आया। राज्यसभा में 1991 में सदस्य बनकर वो पहुंचे और तब से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। साल 1996 तक उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा की। साल 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। साल 2004 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को हरा दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभालने से इनकार कर दिया और साफ सुथरी छवि और शांत और धीर स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया गया। सरकार बनाने के बाद मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों और गरीबी उन्मूलन पर जोर देने की बात कही, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और विश्व की आर्थिक मंदी ने उनकी नीतियों पर असर डाला। महंगाई बढ़ती चली गई और इस दौरान यूपीए के घोटालों ने भी उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूपीए 1 के दौर में एक साफ सुथरी छवि वाले पीएम की संज्ञा दी गई, लेकिन यूपीए 2 में हालात बिगड़े और घोटालों और बढ़ती महंगाई के चलते उन्हें एक नाकामयाब पीएम की संज्ञा मिलने लगी। लेकिन पूरे 10 साल के कार्यकाल को एक साथ अगर आंका जाए तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ संबंध को नए आयाम तक पहुंचाया और विश्व के अग्रणी देशों में भारत की स्थिति और मजबूत की। फोर्ब्स की मशहूर हस्तियों की लिस्ट में मनमोहन सिंह को स्थान मिला है और ताजा लिस्ट में वो 28वें नंबर पर हैं। लेकिन इनकी लोकप्रियता का ग्राफ लुढ़का है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल सफल रहा है। The opposition has a vested interest. Sometimes the media play into their hands as well, and therefore I have every reason to believe that when history is written of this period, we will come out unscathed. This is not to say that there were no irregularities. There were irregularities, but the dimensions of the problems have been overstated by the media, by the CAG sometimes, and by other entities. I have enjoyed doing my work. I have tried to do my work with all honesty, with all sense of integrity, without regard for fear or favor. जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री एक कुशल राजनेता नहीं है, बल्कि एक कुशल नौकरशाह है। प्रधानमंत्री के पद पर क्या एक कुशल राजनेता अच्छा काम कर सकता है या फिर एक कुशल नौकरशाह? इन सवालों का जवाब ढूंढने जाते हैं तो पता लगता है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने धैर्य का परिचय देकर उस वक्त तक इंतजार करना बेहतर समझा जब समाधान के लिए रास्ते निकलकर सामने आ गए, वो उनकी अपनी कार्यशैली के प्रति निष्ठा दर्शाता है। लेकिन कई मौकों पर जब युवा देश को उनके बयानों की दरकार रही, उन्होंने खामोशी ही साधे रखी। जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं ज़रूर बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। लेकिन मनमोहन सिंह को विश्व स्तर पर एक अच्छा नेता जरूर माना जाता है। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध इसका एक उदाहरण है। खुद मनमोहन सिंह भी मानते हैं कि अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते पर कई फैसले उनकी उपलब्धियां हैं।
यूपीए 1 के कार्यकाल में उनकी छवि अपेक्षाकृत बेहतर थी। उनकी सरकार पर सहयोगी वाम मोर्चा लगातार हमले करते रहे, पर वो झुके नहीं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के बाद उनकी साख और भी बढ़ गई। मनमोहन सिंह कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार से बाहर से आए तीसरे प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह का कार्यकाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे नंबर पर रहा। उनमें जरूर कोई विशेषता थी कि इतने लंबे समय तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। ये विशेषता है उनका ढाल बने रहना। पाकिस्तान और चीन के साथ विदेश नीति के मामले में भी पेशकदमियां हुई, जो प्रधानमंत्री की उपलब्धियां ही हैं। यूपीए की चुनावी जीत में निश्चय ही प्रधानमंत्री की छवि और प्रतिभा का योगदान भी था। और भी कई उपलब्धियों के लिए देश की जनता उन्हें याद रखेगी। इसमें साल 1990 के दशक में लाए गए आर्थिक सुधार भी शामिल है। काफी समय तक उच्च विकास दर का श्रेय भी उनको जाता है। भारत को पोलियो मुक्त देश बनाने, इस दौरान एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के अलावा सरकार कैटरीना से भी बड़े चक्रवाती तूफानों को रोकने में सक्षम रही। समय रहते इलाके को खाली करने से बेहद कम जिंदगियों को नुकसान पहुंचा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन, पोषण वृद्धि में कई अच्छे कदम उठाए गए। मनमोहन सिंह के बारे में एक आम राय ये भी थी कि कई योजनाओं में भले ही वो कामयाब ना हुए हों, पर उनके इरादे काफी साफ थे। कई लोग उन्हें इस मामले में एक दुखी शख्सियत के तौर पर याद रखेंगे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, पर इसे हासिल करने के लिए उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। फिर भी वो खुद भ्रष्टाचार से दूर रहे। मनमोहन सिंह 7 रेस कोर्स रोड से विदा ले रहे हैं। वहीं इस वक्त उनका परिवार 2 गुटों में बंट गया है। अपने सौतेले भाई दलजीत सिंह के भाजपा में शामिल होने से प्रधानमंत्री अत्यंत दुखी हैं, लेकिन उनके दूसरे सौतेले भाई सुरजीत सिंह कोहली अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोड शो में दिखे हैं। बताते हैं कि दलजीत सिंह कोहली को भाजपा में लाने में अमृतसर से भाजपा के प्रत्याशी अरुण जेटली ने खुद पसीना बहाया था। वैसे कपड़े का व्यवसाय करने वाले दलजीत की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। इससे पहले उन्होंने मीडिया को कहा था कि उन्होंने भाजपा का हाथ इसीलिए थामा है क्योंकि मनमोहन सिंह को कांग्रेस ही निशाना बना रहे हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ऐसे बहुतेरे मौके दिखे जब उन्हें चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब अमेरिका और यूएन में भारत का पक्ष पेश करने गए प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने बहुत घृणित ढंग से उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और दागी सांसदों की सदस्यता अपील का अंतिम निर्णय आने के दिन तक बहाल रखने के अध्यादेश को बकवास और कूड़े के ढेर में फेंकने के लायक करार दे दिया। इस घटनाक्रम से मनमोहन सिंह की छवि सबसे ज्यादा खराब हुई और विपक्षी दलों को यूपीए के खिलाफ एक और अहम मुद्दा हाथ लग गया। मुद्दा ये कि प्रधानमंत्री किसी के भी खिलाफ सही कार्रवाई नहीं कर पाए। वैसे भी मनमोहन सिंह अपने कौशल से नहीं बल्कि सोनिया गांधी की कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में भी लिखा कि मनमोहन सिंह अपने पीछे स्वतंत्र भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड छोड़ जाएंगे। सच यह है कि यूपीए सरकार के सारे अलोकप्रिय कार्यों का ठीकरा उनके सिर फूटा है। I will be honest enough to say that it could be that the price rise was a factor in the people turning against the Congress party, and I have explained the reasons why price rise took place, for reasons beyond our control, because international commodity prices were rising, because international energy prices were rising, and these were the factors which made it difficult for us to control prices as effectively as we could have done. But having said that, I would also like to say that we have taken enough measures to protect the weaker sections of our economy and our society against rising prices. The public distribution system has been stabilized. Prices of public distribution food grains have not been increased since 2003.
And what is more is that through instrumentalities like the Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Program, we have ensured that the rural wages earned by the agricultural laborers are indexed at the rate of inflation. They provide a certain measure of protection to these segments of our society, and these factors should not be lost sight of. उनके शासन के दौरान हमेशा यह लगता रहा कि वह कुछ छिपा रहे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में दिल्ली और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों की पराजय स्थानीय कारण से नहीं हुई, बल्कि केंद्र सरकार की छवि के कारण हुई। केंद्र सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस का भी आरोप किसी बाहरी ने नहीं, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौशिक बसु ने लगाया था, पर मनमोहन सिंह ने इस बात की सफाई देने की कोशिश कभी नहीं की। बल्कि उन्होंने कहा कि सत्ता के 2 केंद्रों का प्रयोग सफल रहा। आम धारणा इसके विपरीत है। पिछले साल सितंबर में राहुल गांधी ने जब दागी सांसदों को जीवनदान देने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने की बात की, उससे मनमोहन सिंह की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, पर वे इस बात को खामोशी से सहन कर गए। इन सब बातों के कारण धीरे धीरे उनकी मिस्टर क्लीन की छवि के स्थान पर निष्क्रिय और दबू होने का दाग गाढ़ा होता गया। उन्हें अपनी सादगी की तारीफ नहीं मिली। इसे मीडिया की साजिश नहीं कह सकते। उन्होंने मीडिया के साथ संवाद किया ही नहीं। अलबत्ता 3 जनवरी के संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह जरूर कहा कि मेरा आकलन इतिहास हमदर्दी के साथ करेगा। सवाल है कि क्या उनकी विदाई के बाद अब इतिहास उन्हें लेकर जागेगा? 2 साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट के मनमोहन सिंह के दौरे में आम भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण को पेश करने की कोशिश की थी। उनके अनुसार घोटालों में मनमोहन सिंह की छवि को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचाया। अखबार ने लिखा कि एक विनम्र और बुद्धिमान मनमोहन की जगह निष्प्रभावी ब्यूरोक्रेट ने ले ली, जो गहराई तक भ्रष्टाचार के सिंहासन पर बैठा है। इसके पहले टाइम ने अंडर अचीवर बताकर उनकी आलोचना की थी। 2009 की विजय के बाद मनमोहन सिंह की छवि लगातार गिरती ही गई, पर उन्होंने अपने पक्ष को रखने की कोशिश कभी नहीं की। वे कभी गठबंधन धर्म को कोसते रहे, कभी आरटीआई को, कभी सीएजी को और कभी अदालतों को। इन बातों से वह खुद को असहाय और कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित करते गए। 10 साल के यूपीए के शासन में कुछ अच्छा हुआ भी है तो उनके श्रेय से वह वंचित रहेंगे। मनमोहन सिंह की असफलता एकदम स्थानीय उदाहरण की तरह है, जहां आप अपना घर साफ करते हैं लेकिन बाहर मोहल्ले की गंदगी बढ़ती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। और अब आखिर में देखिए कि राजनीति में बिताए मनमोहन सिंह के कुछ उन पलों को जिन्हें देश और दुनिया याद रखेगी। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. For me, it has been a remarkable achievement that I have been able to complete 10 years of my prime ministership without any hiccups in the relationship between the Congress party and the Prime Minister, or for that matter, the government. For me, Mrs. Gandhi's support has been enormous help in dealing with very complex issues, and the fact that she was there to back me up facilitated my task as Prime Minister in more than one ways. I've always felt that our government would have been strengthened if Rahul Gandhi was part of the government, but Rahul felt that he had responsibilities to the parties which did not permit him to join the government, and I respect his sentiment. Certainly, I think for the best moment for me was when we were able to strike a nuclear deal with the United States to end the nuclear apartheid which had sought to stifle the processes of social and economic change and technical progress of our country in many ways. The Sikhs who suffered in 1984 riots, I think our government has done quite a lot,
and I used the opportunity of a discussion in Parliament to publicly apologize to the Sikh community on behalf of the government of our country for what had happened in 1984. It should never have happened. And as far as the compensation is concerned, I think one can never give adequate compensation to compensate for the loss of valuable lives, but wherever possible, we had provided succor to the suffering families of these Sikhs of 1984 riots. हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है. Madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं. And we have seen this arrogance not for the first time. प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा. उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है. अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता. इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ. एक नहीं दो शेर पढ़ के. पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा. पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते. और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके. तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं. जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं. जिस तरह से मनमोहन सिंह ने कहा है कि इतिहास उनका अच्छा आकलन करेगा, इसी तरह हम भी इंतज़ार करेंगे कि इतिहास ज़रूर उनकी उपलब्धियों पर रोशनी डालेगा. समय कई सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन अब समय है आपसे इजाज़त लेने का. नमस्कार. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.